भ्रष्टाचार के पीछे कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है उसके पीछे कारण बहुत महत्वपूर्ण है। और भ्रष्टाचार आज की तारीख में चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे पंचायत में जो ग्राम निधि आती है, स्वच्छता में आता है, आजीविका मिशन में जिस दिन इनके भ्रष्टाचार की समाज को जानकारी मिलेगी, मेरा दावा है केंद्र सरकार की योजनाओं में सबसे कम भ्रष्टाचार मनरेगा में पाया जाए। पंचायत का सशक्तिकरण मनरेगा योजना ने किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट पंचायती राज विभाग और चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधियों ने उस जो अधिकार का पूरा दुरुपयोग करके, फिर से मैं कहूँगा, एक तरफ अधिकारी ने चारागाह माना तो पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी उत्तर प्रदेश में मनरेगा को चारागाह माना। जीआरएस कर्मी आपके साथ इतने सारे लोग हैं, जीआरएस के लोग हैं, मनरेगा में क्या इनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा का कुछ नहीं प्रावधान किया गया है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये दुर्भाग्य है, ये हमारे नीति निर्धारक थे उनकी एक बहुत बड़ी कमी है। नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। अगर आपको शोषण की परिभाषा जाननी और समझनी है तो इको गार्डन चले आइए। अगर आपको उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के राम राज्य की स्याह हकीकत और मनरेगा संविदा कर्मियों के पीड़ा की दास्तान समझनी है तो इको गार्डन चले आइए। हमारे पीछे यह जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो गाँव में पंचायत स्तर के सभी काम देखते हैं और योगी सरकार ने इन्हें महज 6,000 रुपये में हायर किया हुआ है। भूख के भूगोल ने इनकी ज़िंदगी को इतना अस्त व्यस्त कर दिया है कि इन लोगों के पास सिवाय आत्महत्या के कोई विकल्प शेष नहीं है। आइए इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय दीक्षित जी, जो इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा इन्होंने तय की है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। आज आंदोलन का दूसरा दिन है। किस तरह की मांग आपकी है? समायोजन की मांग आपने रखी है, सेवा प्रदाता से मुक्ति की मांग रखी है, इसके अतिरिक्त किस तरह की और अन्य मांगे हैं? और ये जो दो आप मांग रखे हुए हैं इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, सेवा प्रदाता भारत सरकार का एक आदेश है कि जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता रखा जाए। पूरा समाज जानता है, सरकारें जानती हैं सेवा प्रदाता की भर्ती में जो भ्रष्टाचार होता है। और मैं पिछले कई वर्षों से कह रहा हूं, जब मनरेगा में सेवा प्रदाता का निर्णय लिया गया, हम लोगों ने इस बात को पूरी ताकत से उठाया और वो सच साबित हुआ। आज से 1 हफ्ते पहले जिस दिन सेवा योजन का पोर्टल स्टार्ट होना था भर्ती के लिए, पूरे दिन वो पोर्टल जैम रहा, हैक्ड रहा, बंद रहा। और बंद रहने के बाद भी एपीओ के कम से कम 400 आवेदन आ गए। सरकार घबरा गई, उसने उस शासनादेश को ही निरस्त कर दिया और अब नया शासनादेश का कुचक्र शुरू हो रहा है। सेवा प्रदाता नौजवान, शिक्षित नौजवानों को ऊंची कमीशन 6 महीने से लेके 1 साल की अग्रिम कमीशन लेके सप्लाई करता है विभागों को। जो कमीशन है उसका 50% वो विभाग के मुखिया और अन्य अधिकारियों को देता है। यह केंद्रीकृत लूट का एक बहुत नायाब तरीका इन भ्रष्ट अधिकारियों ने ढूंढा है। सेवा प्रदाता द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त होता है, वो सबसे दुर्भाग्य यह है, उसका सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकारी उत्पीड़न के खिलाफ वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि वो सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी ही नहीं है। उसको मानदेय है, उसको यदि ईपीएफ भी उसका लाभ मिलना है तो वो सब सेवा प्रदाता को सरकार देती है और वो सरकार का नहीं, एक ठेकेदार और दलाल का कर्मचारी होता है। उस ठेकेदार के निर्णय के अधीन होता है वो कब उसको निकाल दे। सरकार को कोई मतलब नहीं कि किस नौजवान के भविष्य के साथ उत्पीड़न, एक ब्लैकमेलिंग कर रहा है सेवा प्रदाता, जबकि यह भर्ती सरकार स्वयं कर सकती है। सरकार के पास हर स्तर पे अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश में जो 45,000 संविदा कर्मी आंदोलित हैं, ये सब सरकारी चयन समिति, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो चयन समिति अधिनियम में लिखा है, मनरेगा अधिनियम में, उसके द्वारा चयनित किए गए हैं। 14 साल से काम कर रहे हैं।
अब नई भर्ती सेवा प्रदाता के माध्यम से। और दूसरी बात, सेवा प्रदाता को आपको, क्योंकि वो कमर्शियल एक्टिविटी है, सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ कमर्शियल एक्टिविटी, आपको 18% GST देना होगा सरकार को, उसको 4, 5, 7% सर्विस चार्ज देना होगा। तो सरकार करोड़ों रुपए सर्विस चार्ज उस ठेकेदार के लाभ के लिए दे रही है, उस मद से जिस मद से इनका मानदेय जाता है। मानदेय मिलता नहीं समय से, और करोड़ों रुपए उसी मद से निकाल के सेवा ठेकेदार को दिया जा रहा है। यह योगी सरकार का एक बहुत बड़ा घोटाला है जो अब सामने आ रहा है। 15-16 साल की एक स्वर्णिम योजना मनरेगा कैसे एक काली योजना में बदल गई? मनरेगा योजना की जितनी बदनामी है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS है मनरेगा का, वो इतना पारदर्शी है कि आज़ाद भारत में इतना पारदर्शी और इफेक्टिव MIS नहीं बना। हम लोग के समय में उसका बाकायदे NIC ने बनाया था उसको। आज आप अपने मोबाइल से बटन दबा के जान सकते हैं कि किस पंचायत में आज कौन से मजदूर ने काम किया। पारदर्शिता इस योजना में है। अन्य योजना के सामने एक मजबूत दीवार है। उन योजनाओं को पॉकेट मनी समझते हैं अधिकारी, क्योंकि जनमानस पब्लिक डोमेन में उन योजनाओं में क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम। मनरेगा में अगर 10, 20, 25, 30% तक का भी भ्रष्टाचार मैं मानता हूँ अगर है, वो इसलिए चर्चित ज़्यादा है कि वहाँ पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। और एक बात और मैं बता दूँ, भ्रष्टाचार के पीछे कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है उसके पीछे कारण बहुत महत्वपूर्ण है। और भ्रष्टाचार आज की तारीख में चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे पंचायत में जो ग्राम निधि आती है, स्वच्छता में आता है, आजीविका मिशन में, जिस दिन इनके भ्रष्टाचार की समाज को जानकारी मिलेगी, मेरा दावा है केंद्र सरकार की योजनाओं में सबसे कम भ्रष्टाचार मनरेगा में पाया जाएगा। GRS कर्मी आपके साथ इतने सारे लोग हैं, GRS के लोग हैं, मनरेगा में क्या इनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा का कुछ नहीं प्रावधान किया गया है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये दुर्भाग्य है, ये हमारे नीति निर्धारक थे उनकी एक बहुत बड़ी कमी है। मनरेगा अधिनियम में मजदूर के अधिकार का पूरी चर्चा है, पंचायत के अधिकार की चर्चा है, लेकिन जो व्यक्ति इसकी रीढ़ की हड्डी हैं, चाहे वो गांव में ग्राम रोजगार सेवक हो, न्याय पंचायत में तकनीकी सहायक हो, ब्लॉक में APO हो, अकाउंटेंट हो, और सोशल ऑडिट यूनिट इस देश में इंट्रोड्यूस हुई थी मनरेगा से। ओम्बड्सम, लोकपाल का जन्म मनरेगा से हुआ। और लेकिन जैसा आपने पूछा, रोजगार सेवक हो या किसी भी संविदा कर्मी के बारे में मनरेगा के जनक और जो भी सिस्टम था जिसने मनरेगा योजना का निर्माण किया, उसने उस समय तो नहीं किया। आप कम से कम 200 संशोधन हो चुके हैं मनरेगा में पिछले 15 साल में। एक भी संशोधन मनरेगा कार्मिकों के पक्ष में, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए नहीं हुआ। यह केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है। केंद्र सरकार का कहना है कि मैंने अधिनियम बना दिया, अब राज्य सरकारें स्कीम बना के इन कर्मचारियों को रखें। केंद्र सरकार का दायित्व तो है, 90% धन केंद्र सरकार दे रहा है इस योजना में, मात्र 10% योगदान राज्य सरकार का है। इसको हम अगर कहें कि केंद्रीय योजना इसीलिए कहा जाता है, जिस योजना में आप 1 लाख करोड़ रुपए पूरे देश को दे रहे हैं, उस योजना में आपका अधिकार भी है, दायित्व भी है, सामाजिक भी, और आप एक ब्यूरोक्रेसी का ये दायित्व है। उस योजना में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको न्यूनतम मजदूरी, समान काम का समान वेतन और यथासंभव समायोजन, यह देखना केंद्र सरकार का काम है। आज अगर केंद्र सरकार यह राज्यों को निर्देश दे कि आपने जो भी कर्मचारी रखे हैं, क्या आप उनको न्यूनतम वेतन दे रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप उनको समान काम का समान वेतन दे रहे हैं? क्या आपने अपने विभाग में जो काम निरंतर चलने हैं उसमें आपने पद सृजित किए और समायोजन किया इन कर्मचारियों का? ये पूरा अधिकार केंद्र सरकार को है।
और केंद्र सरकार को यहाँ तक आदेश है, दोगुली नीति है। एक योजना ग्राम विकास मंत्रालय की है आजीविका मिशन, उसमें HR पॉलिसी भी भारत सरकार ने बताई है। उसमें जो मानदेय दिया जा रहा है इन कर्मचारियों को उस योजना के, वो भी ग्राम विकास विभाग की स्कीम है, इनसे 4 गुना दिया जा रहा है। मनरेगा योजना के कर्मचारियों के साथ जो भी उत्पीड़न अत्याचार हुआ है उसमें बराबर का दोषी केंद्र सरकार है। और मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, इस देश के जितने भी तथाकथित राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाज सेवी हैं, संगठन हैं, उन्होंने सदैव मनरेगा योजना उसके मजदूरों के बारे में तो लंबे लंबे लेख लिखे। किसी भी मैग्सेसे अवार्ड विनर, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी, किसी भी इस देश के राजनीतिक दल ने उन निरीह नौजवानों के बारे में नहीं सोचा जो इस महान योजना का संचालन कर रहे हैं। मनरेगा और पंचायत के कार्य, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं मनरेगा कर्मियों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए। पंचायत स्तर पे मनरेगा किस तरह इम्प्लीमेंट हो रही है? उत्तर प्रदेश में विशेषकर बात करता हूँ, क्योंकि अन्य स्टेट में मनरेगा के तहत काम होके बहुत सारी ग्राम पंचायतें बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन यूपी में स्थिति दिखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? देखिए, मनरेगा योजना ने हमारे दक्षिण भारत के कुछ राज्य, मध्य प्रदेश हमारा लगा हुआ राज्य है, ग्रामीण अंचल की तस्वीर बदल दी। उत्तर प्रदेश में मनरेगा ने भ्रष्ट अधिकारियों की तकदीर बदल दी। उनके लंबे लंबे बंगले बन गए, ऊंचे ऊंचे फार्म हाउसेस बन गए, और उनका धन इसको कहते हैं कि केंद्रीकृत लूट का अड्डा बन गया मनरेगा, चारागाह बन गया मनरेगा। पंचायत की मैं बात करूं तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आज़ाद भारत में और 73वें और 74वें संशोधन के बाद अगर किसी योजना ने पंचायत को सशक्त किया है तो वो है महात्मा गांधी नरेगा। पंचायत को इस अधिनियम के तहत कार्यदायी संस्था ही नहीं बनाया, अधिनियम में ये उल्लेखित है कि जो भी पैसा आएगा मनरेगा के तहत 50% न्यूनतम कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत हो। ग्राम पंचायत को पहली बार अधिकार दिया गया कि वार्षिक कार्ययोजना बनाएगी, और वो कार्ययोजना ही नहीं बनाएगी, उस कार्ययोजना को क्या क्रम रहेगा, पहले सड़क बनेगी कि तालाब खुदेगा, ये ग्राम पंचायत तय करेगी, जिसको चेंज करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को भी नहीं है। इतना अधिकार दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य फिर इसमें देखिए, जब मैं ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ तो अधिनियम में सदैव ग्राम पंचायत को स्पष्ट रूप से ग्राम सभा कहा गया। हमारे देश के राजनीतिक दल और सामाजिक व्यक्ति ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर नहीं निकाल पाते, जबकि ज़मीन और आसमान का अंतर। महात्मा गांधी ने जब पंचायत सशक्तिकरण या ग्राम स्वराज की बात की थी तो उनका अर्थ था ग्राम सभा सशक्तिकरण, अर्थात उस गांव में रहने वाला हर बालिग सदस्य। ग्राम पंचायत के सशक्तिकरण में मनरेगा में स्पष्ट लिखा है कि ग्राम सभा की खुली बैठक में गांव के नागरिक तय करेंगे हम इस गांव को कैसे सुंदर बनाएं। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की कार्ययोजना सेक्रेटरी और BDO और प्रधान बंद कमरे में अंधेरे में बनाते हैं और गांव के नागरिकों को मालूम ही नहीं होता इस साल इस गांव में कौन सी योजना बननी है। तो पंचायत का सशक्तिकरण मनरेगा योजना ने किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट पंचायती राज विभाग और चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधियों ने उस जो अधिकार का पूरा दुरुपयोग करके, फिर से मैं कहूँगा, एक तरफ अधिकारी ने चारागाह माना तो पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी उत्तर प्रदेश में मनरेगा को चारागाह माना। एक महत्वपूर्ण सवाल चूँकि मजदूरी को लेकर आती है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी बहुत कम है। जो इसका लाभार्थी वर्ग है यानी मजदूर, जिसके लिए पूरी योजना डिज़ाइन की गई, उसको इससे कितना लाभ मिल पा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का, क्योंकि मनरेगा की आत्मा वो अकुशल श्रमिक है, वो जॉब कार्ड धारक है जो दूरस्थ से पलायन जिसको करना पड़ता था, जो भूख और भुखमरी के कारण अपने ही खेत और मकान में फांसी लगा रहा था। महाराष्ट्र हो
उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, जब घटनाएं ये बढ़ गई थी तभी मनरेगा शुरू किया गया था इन मज़दूरों के लिए। लेकिन एक शब्द में मैं आपको सबसे उचित उदाहरण दूंगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एम्प्लॉयमेंट गारंटी, दुर्भाग्य है आज भी इस देश में किसी राज्य में एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है। अर्थात मज़दूर जब चाहे उसको काम मिले, अधिकतम 100 दिन का। आज मज़दूर को प्रधान जी, सेक्रेटरी, चाहे बीडीओ साहब, चाहे रोज़गार सेवक कहता है कि आओ काम करो। कभी भी इस देश में ऐसा नहीं हुआ कि गांव के नागरिक ने कहा मुझे 15 तारीख से 25 तारीख तक काम चाहिए और उसको मिला हो। यह विवेक अधिनियम को उल्टा कर दिया गया, जहां उस मज़दूर को एक्ट ने अधिकार दिया कि साल में किसी महीने, किसी मौसम में, विशेषकर 2 जो सीज़न फसल के होते हैं जहां मज़दूर को कुछ काम मिल जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया था कि जब उसको गांव में आसपास मजदूरी ना मिले तो 100 रुपये की हम लोग उसको सुनिश्चित करें मजदूरी। यह जो सबसे प्रमुख प्रावधान था। मेरा दावा है उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों से, ये 59,000 में एक पंचायत बता दें जहां मजदूर को अपने सुविधा अनुसार काम मिला हो। दूसरी बात, मजदूर को 15 दिन के अंदर अगर काम ना मिले उसकी डिमांड के बाद, तो उसको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता अधिनियम ने कहा था। उत्तर प्रदेश में आज 15 साल में मजदूर को डिमांड करने का तो अधिकार ही नहीं है, और अगर मजदूर को काम नहीं मिला है तो क्या बेरोजगारी भत्ता दिया है सरकार ने? तीसरी बात, अगर मजदूर को 15 दिन के अंदर भुगतान ना मिले उसकी मजदूरी का, तो 0.05% प्रति विलंबित दिवस का हर्जाना मजदूर को मिलना चाहिए। नहीं दिया सरकार। तो जो ऐसी महान योजना, मैं इसको योजना मैंने कभी नहीं कहा, ये एक सामाजिक आंदोलन था। इस योजना के पहले गांव में औरतों को पुरुषों से आधी मजदूरी मिलती थी। महिला सशक्तिकरण का ये सबसे जीवंत उदाहरण है। दूरस्थ पलायन कम हो गया पहले। और मैं एक बात बता दूं, मनरेगा को बदनाम करना, मनरेगा को कमज़ोर करना, इसके पीछे इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उस षड्यंत्र का भी खुलासा करना चाहता हूँ। मनरेगा जब नहीं थी तो गांव का मजदूर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाता था और उद्योगपति, फैक्ट्री मालिक अपने कंडीशंस पे उसका शोषण करता था। मनरेगा शुरू होने के बाद ये स्थिति आ गई, लुधियाना, जालंधर, दिल्ली, बम्बई में फैक्ट्री मालिक का मैनेजर रेलवे स्टेशन पे प्ले कार्ड लेके कि तुम हमारे यहाँ चलो, हम तुम्हें कमरा भी देंगे, कूलर भी देंगे और ये तनख्वाह देंगे, काम करो। क्योंकि गांव का व्यक्ति, गांव में अगर कोई 2,000 रुपये कमा रहा है तो शहर में 5,000 के बराबर है। गांव में अपने बीवी बच्चों और माँ बाप के साथ रह रहा है। जब ये स्थिति नहीं थी तो पलायन करता था। पलायन 80% ख़त्म हो गया, फैक्ट्रियों के मजदूर कम पड़ गए। तो ये सुपारी दी गई 2014 में कि तुम ऐसी स्थिति पैदा करो कि ये मजदूर दोबारा शहर आ जाए। अच्छा, ये जो आप मनरेगा को सामाजिक आंदोलन मान रहे हैं, ये सामाजिक आंदोलन गांव के विकास का आंदोलन क्यों नहीं बन पाया? देखिए, एक बात मैं बता दूं, इस आंदोलन, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विकास नहीं था। विकास भी था लेकिन विकास ही नहीं था। जैसे अन्य योजनाएं होती हैं जिनका एक निश्चित उद्देश्य होता है। अगर आवास योजना है तो गांव में आवास बने, अगर शौचालय स्वच्छता की योजना है तो गांव में शौचालय बने। मनरेगा योजना उन लोगों के लिए थी जो अकुशल थे, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलनी थी। तो मनरेगा योजना एक ऐसी योजना है कि अगर मजदूर काम कर रहा है मनरेगा का और गांव में एक बूढ़ी औरत है जिसका कोई सहारा नहीं है, तो मनरेगा अधिनियम कहता है कि इस बूढ़ी औरत को, उन मजदूरों के बच्चे खिलाए, इसको भी मजदूरी दो। मनरेगा योजना वो योजना है कि एक बूढ़ा अपाहिज गांव का जो कुछ नहीं कर सकता, तो अधिनियम ने कहा है उसको लेके आओ
वो मजदूरों को पानी पिलाए। मनरेगा योजना वो योजना है जिसमें कहा गया है कि अगर विकलांग है तो उसके लिए काम ऐसा ढूंढो जो विकलांग व्यक्ति कर सकता है। मनरेगा योजना वो योजना है कि अगर जिसमें कहा गया कि मजदूरों में कोई बुद्धिमान तुम्हें मजदूर दिख जाए तो उसको प्रमोट करके तुम मेट के रूप में भी रख सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य है जिस योजना ने आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश में गांव की तस्वीर बदल दी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों की तकदीर बदल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।